नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन क्लासरूम में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भाग 5 से है ये, और यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना वो है 5 में ही सारे के सारे चीज़, मतलब पूरे सेंट्रल के बारे में उसमें बताया गया है, और उसी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे चीज़ों में क्या किया गया, सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट। ठीक है, पीछे जो आप चित्र देख रहे हो ये देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या है। ठीक, तो क्या है, ये हमारे भविष्य का पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन है। ये जो पुराना संसद भवन है उसके सामने ही बनने वाला है, उसकी डिजाइन अप्रूव हो चुकी है। ठीक, और ये ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा हमारा संसद भवन। तो आज मैंने सोचा आपको एक बार नए संसद भवन दिखा दूं। ठीक, अब ये कब बन के रेडी होगा अभी ये सब डिसाइड नहीं है, मगर ये है कि हमारा जो संसद भवन होगा नया वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो आज मैंने आपके लिए ये नया फोटो लाया है संसद भवन का। ठीक है, और इसी पार्लियामेंट में आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है लोकसभा। ठीक, ओके, क्लियर। तो थोड़ा सा इसको शुरू करने से पहले इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसका इतिहास, फिर मैं आपको पूरा इसका डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी लोकसभा की सीटें हैं। देखिए, मैं अभी जो आपको लोकसभा की सीटें बताऊंगा ये 17वीं लोकसभा का होगा। ठीक है, मतलब अभी अभी के लोकसभा का होगा जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। मैं उसी के थ्रू आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है ना, ओके, क्लियर। तो हम लोग जो अभी लोकसभा सीट पढ़ेंगे वो अभी एट द प्रेजेंट लेटेस्ट पढ़ेंगे, पुराना नहीं पढ़ेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा था और वहां पर स्टेट को लेकर के उसमें सीटें जो डिवाइड हुई थी। ठीक है ना, अभी जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, 28 राज्य, ठीक, और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, क्लियर, ओके। तो देखो ये आपकी लोकसभा है, मतलब सॉरी ये आपका संसद भवन है, और इसी में आपका लोकसभा, राज्यसभा सब। ठीक है, क्लियर। तो अब अपन आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा है लोकसभा। ठीक है ना, तो इसका इतिहास देखो, हमारी जो संसदीय प्रणाली है, हमारा जो संसदीय जो हमारी प्रणाली है वो हमने लिया है कहां से, ब्रिटेन से लिया है। ठीक, जिसके तहत सबसे पहले वहां तो महारानी है, तो हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद राज्यसभा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर हाउस। फिर उसके बाद लोकसभा जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। ठीक, क्लियर, ओके। और इसका गठन जो किया गया था वो किया गया था सन 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम के तहत जब मॉन्टेग्नू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था तो वहीं पर हमने इस अधिनियम के तहत क्या अपनाया था, द्विसदनात्मक प्रणाली हमने क्या की थी, अपनाई थी। ठीक है, और उसी के तहत लोकसभा और राज्यसभा का क्या किया गया, गठन किया गया। बाद में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र हुए, तब हमने उसका नाम चेंज किया और रख दिया लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी में से एक है आपका क्या चीज, लोकसभा। ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो ये उसका क्या है, इतिहास है। ठीक, तो ये हमने संसदीय प्रणाली कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है, और उसी में का एक पार्ट है जिसको बोला जाता है लोकसभा, या इसी को बोला जाता है लोअर हाउस। ठीक, क्लियर। अब देखो, अब आपका इसका गठन, तो स्वतंत्रता के पश्चात पहली लोकसभा का गठन, पहली लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। ठीक, और पहली लोकसभा का सत्र, पहली लोकसभा का जो सत्र हुआ था वो शुरू हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक है, क्लियर,
ओके तो पहला गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को और पहला सत्र प्रारंभ हुआ मतलब बैठक शुरू हुई 13 मई 1952 को। ठीक है ओके भारत में लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद ये है कि लोकसभा है क्या। ठीक तो लोकसभा में लोक का अर्थ होता है जनता। क्या होता है जनता। तो इसको बोला जाता है जनता की सभा। ठीक या इसी को ही बोला जाता है लोअर हाउस। इसको जनता की सभा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो लोग बैठते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जनता की सभा। ठीक है क्लियर। तो पहली लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को और पहली लोकसभा का सत्र हुआ था 13 मई 1952 को। इसको जनता की सभा भी कहते हैं। ठीक क्योंकि लोकसभा में लोक का अर्थ है जनता, तो जनता की सभा क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति जो बैठे होते हैं जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा ही चुने हुए सदस्य होते हैं। ठीक है इसी कारण उसको क्या बोलते हैं जनता की सभा। क्लियर। ठीक इसके बाद इसका निर्वाचन। तो देखो लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा का शब्दों को ध्यान देना। देखो यहां पर मैं लोकसभा बोल रहा हूं और इसके बाद लोकसभा के सदस्य भी बोलूंगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। ठीक है क्योंकि देखो संविधान जो है वो पूरा शब्दों का खेल है, अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजी है ये और समझ में भी आएगा। इसी कारण जो बोल रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनिए। यहां मैं लिख रहा हूं लोकसभा का निर्वाचन। तो लोकसभा का निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब सीधे जनता द्वारा, मतलब जनता चुनेगी। ठीक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका कार्यकाल होगा कितना, 5 वर्ष का। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। सरल है, अभी थोड़ा सा एकदम सरल है, तो पहले धीरे धीरे आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आगे आगे ये क्या होते जाएगा, हार्ड होते जाएगा। तो निर्वाचन इसका कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे और कार्यकाल 5 साल। ठीक इसके बाद इसके सीटों की संख्या। तो देखो कुल सीट, वर्तमान सीट, राज्यों में बंटवारा, केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारा और मनोनीत सदस्य। ठीक ठीक क्लियर ओके। तो कुल सीट अगर बोलेंगे तो इसकी कुल सीटों की संख्या है 552, 552। और ये जो सीट बटे हुए इनको, ठीक है ना, जैसे वर्तमान में, तो वर्तमान में है आपका 545, जिसमें से 500 अभी वर्तमान का, ठीक है ना, जिसमें से 530 कहां से हैं, आपके राज्यों से हैं। ठीक है 13 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। ठीक और 2 सदस्यों को क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये जो सीट बटा है ये बटा है 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक और इसके बाद ये कहा गया कि यहां पर एक संशोधन किया गया और ये था 84 संविधान संशोधन 2001, 84 संविधान संशोधन 2001। और इसमें यह कहा गया कि ये सीट, जितना सीट है ये 2026 तक ऐसे ही बने रहेंगे, मतलब इनमें बदलाव नहीं किया जाएगा। कब तक, 2026 तक। तो ये किस जनगणना के आधार पर है, 1971 की जनगणना के आधार पर है। 1971 में भारत की जनसंख्या थी लगभग 56 करोड़। कितना, लगभग
56 करोड़ थी भारत की जनसंख्या 1971 में। और ये जो अभी लोकसभा सीटों का बंटवारा किया गया है ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है और इसको यथावत रखा गया है कब तक, 2026 तक। वरना मतलब ना इसमें सीटों की संख्या घटेगी और ना ही बढ़ेगी, ये सेम टू सेम ऐसी ही रहेगी। ठीक है, क्लियर, ओके। और ये कब, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में, जिसके तहत 2026 तक सीट यथावत रहेगा। क्लियर, ओके, ठीक। तो ये आपका सीट। अब यहां पर राज्यवार सीटों की संख्या, तो पहले मैं राज्यवार सीटों की संख्या बताता हूं, उसके बाद फिर लोकसभा सदस्य पढ़ेंगे, उनका निर्वाचन, फिर अध्यक्ष, फिर प्रोटेम स्पीकर, फिर उनके कार्य, सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले आ जाते हैं राज्यसभा सीटों की संख्या, सॉरी लोकसभा सीटों की संख्या स्टेट वाइज। ठीक, अभी जो 17वीं लोक, मतलब अभी वर्तमान में एट द प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं 2022 से। ठीक, मतलब अभी वर्तमान में, ठीक, क्या पोजीशन है। क्लियर, तो यहां पर वर्तमान में अगर लोगे तो यहां पर आ जाएंगे आपके 28 राज्य, और चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है तो ये 8 हो जाएंगे आपके, क्या चीज, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, और इसी में ही आपका जो दमन और दीव और दादर नागर हवेली है उनको एक कर दिया गया है। ठीक है ना, तो वहां पर सीटों की संख्या उनकी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये मैं आपको 2022 का एट द प्रेजेंट का बता रहा हूं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, क्लियर, ओके। तो देखो, तो सबसे पहले स्टेट वाइज ले रहा हूं मैं। ठीक, पहले 28 राज्य, ध्यान देना, पहले 28 राज्य। ठीक, तो जम्मू कश्मीर को यहां काउंट नहीं कर रहा हूं मैं अभी। ठीक, वो अपना केंद्र शासित प्रदेश में उसको देखेंगे। क्लियर, तो पहले 28 राज्य याद रखो। तो 28 राज्य में पहला आ जाओ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सीटों की संख्या है 4, हिमाचल प्रदेश 4। ठीक, हिमाचल प्रदेश 4। हिमाचल के बाद जस्ट नीचे में आ जाओ तो आपका पड़ जाएगा पहले पंजाब, फिर चंडीगढ़, फिर हरियाणा। ठीक, तो पंजाब का आपका 13, ठीक, और हरियाणा का 10। पंजाब का 13 और हरियाणा का 10। ठीक, उसके बाद जम्मू कश्मीर को हटाओ अभी, हिमाचल, सॉरी, हिमाचल प्रदेश 4, पंजाब 13, हरियाणा 10। पहले किनारे से लो, हिमाचल प्रदेश 4, पंजाब 13 और हरियाणा 10। फिर उसके बाद इस साइड आ जाओ, राजस्थान वाले साइड में। तो राजस्थान वाले साइड में आपका सबसे पहले आ जाएगा क्या चीज, राजस्थान। तो राजस्थान का 25 और गुजरात का 26। राजस्थान 25, गुजरात 26। हिमाचल 4, पंजाब 13, हरियाणा 10। राजस्थान 25, गुजरात 26। गुजरात के इसे नीचे में आ जाओ तो ये पड़ेगा तुम्हारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का 48 और माथे की बिंदी की तरह क्या है, गोवा। तो ये पड़ेगा गोवा, तो गोवा का 2। एक बार रिपीट करो, हिमाचल प्रदेश 4, ठीक, उसके बाद तुम्हारा पंजाब 13, हरियाणा 10, किनारे में राजस्थान 25, गुजरात 26, महाराष्ट्र 48 और गोवा 2। ठीक, क्लियर, ओके। अब नीचे में आ जाओ, फिर यहां पड़ेगा तुम्हारा क्या चीज, कर्नाटक। तो ये हो गया कर्नाटक, तो कर्नाटक का 28, कर्नाटक का 28। ठीक, और कर्नाटक के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, केरल। ठीक है, ओके, क्या आ जाएगा, केरल। तो केरल का तुम्हारा हो जाएगा 20। ठीक, ओके, कर्नाटक का 28, केरल का 20। क्लियर। जम्मू कश्मीर छोड़ो, सॉरी, हिमाचल प्रदेश 4, हिमाचल प्रदेश 4, पंजाब 13, हरियाणा 10। ठीक, हिमाचल प्रदेश 4, पंजाब 13, हरियाणा 10। फिर राजस्थान 25, गुजरात 26, महाराष्ट्र 48 और गोवा 2। कर्नाटक 28 और उसके बाद केरला 20, केरला 20। ठीक, ओके। अब इधर आ जाओ तमिलनाडु नीचे साइड। तो तमिलनाडु का 39, तमिलनाडु 39, 39। कौन, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर चल दो, आंध्र प्रदेश 25 और तेलंगाना 17। आंध्र
25, तेलंगाना 17। एक बार रिपीट, हिमाचल प्रदेश 4, पंजाब 13, हरियाणा 10, ठीक। राजस्थान 25, गुजरात 26, महाराष्ट्र 48, गोवा 2, कर्नाटक 28, केरला 20, ठीक। तमिलनाडु 39, ठीक। आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17, ठीक है, क्लियर। अब इधर आ जाओ, ठीक। तो यहां पर आ जाओ, तो उड़ीसा, उड़ीसा का तुम्हारा 21, उड़ीसा 21, ठीक, उड़ीसा 21 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो ये आपका वेस्ट बंगाल, तो उड़ीसा 21 और बंगाल 42, ठीक। ये वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा आपका, बंगाल का 42, ठीक है, क्लियर, ओके। तो उड़ीसा 21, बंगाल 42, ठीक। बंगाल 42 के बाद फिर आ जाओ बीच में, मध्य वाले एरिया में। एक बार ऊपर से नीचे किनारे तक रिपीट मारते हैं। तो हिमाचल प्रदेश 4, पंजाब 13, हरियाणा 10, ठीक। उसके बाद तुम्हारा राजस्थान 25, गुजरात 26, ठीक, महाराष्ट्र 48, गोवा 2, कर्नाटक 28, केरला 20, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25 और तेलंगाना 17, ठीक। उसके बाद उड़ीसा 21 और पश्चिम बंगाल 42, ठीक। उड़ीसा 21 और पश्चिम बंगाल 42, ठीक। अब आ जाओ मध्य वाले एरिया में। तो मध्य वाले एरिया में सबसे पहले मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश 29, MP 29, CG 11, झारखंड 14, बिहार 40, MP CG JK BH, MP 29, CG 11, झारखंड 14, बिहार 40, MP CG JK BH, MP 29, CG 11, झारखंड 14, बिहार 40, ठीक, क्लियर, ओके। तो एक बार रिपीट, पहला हिमाचल प्रदेश 4, पंजाब 13, हरियाणा 10, राजस्थान 25, गुजरात 26, महाराष्ट्र 48, गोवा 2, कर्नाटक 28, केरला 20, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17, ठीक। इधर आ जाओ किनारे में उड़ीसा तरफ, तो उड़ीसा का 21, पश्चिम बंगाल 42। अब आ जाओ बीच में MP CG JK BH, तो MP का तुम्हारा 29, CG 11, झारखंड 14, बिहार 40, ठीक, क्लियर। और उसके बाद इधर आ जाओ ऊपर में, तो ऊपर में आ जाओगे तो यूपी पड़ेगा तुम्हारा, देखो यूपी का है 78। अभी 2000 जो 17वीं लोकसभा थी उसके अनुसार यूपी में कितनी लोकसभा सीट, 78 हो गई, ठीक है, क्लियर, ओके। है तो 80, यूपी में कितना है, 80 है, मगर अभी जो 17वीं लोकसभा हुई तो इसमें 78 रहा, ठीक है ना, है नेट 80 लोकसभा सीट है, ठीक है। मगर 2000 मतलब ये 2000 उसका बता रहा हूं मैं, अभी 17वीं लोकसभा का बता रहा हूं। तो उत्तराखंड बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश 78, ठीक, वर्तमान में है, मगर कितना ये 80 है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद उत्तराखंड 5, उत्तराखंड कितने में चल देगा, 5 में चल देगा। ये आपका उत्तराखंड, ये आपका यूपी, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक। इधर हो गया बीच में और इधर पूरा किनारे। एक बार रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य चलते हैं, ठीक। तो हिमाचल 4, पंजाब 13, हरियाणा 10, राजस्थान 25, गुजरात 26, महाराष्ट्र 48, गोवा 2, ठीक, कर्नाटक 28, केरला 20, तमिलनाडु 39, ठीक, आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17। इधर आ जाओ बिहार उड़ीसा तरफ, तो उड़ीसा आपका 21, बिहार पश्चिम बंगाल 42, ठीक। उसके बाद MP CG JK BH, तो MP 29, CG 11, झारखंड 14, बिहार 40, उत्तराखंड 78 या 80, ठीक, ओके। मगर आप 78 लो, अगर कभी कभी ऑप्शन में 78 रहा 80 नहीं रहा तो आपको 78 लगा देना है, और अगर 80 रहा तो 80 ही लगाना है, ठीक, इसलिए दोनों याद रखो, क्लियर। और उसके बाद उत्तराखंड 5, ठीक। अब आ जाओ पूर्वोत्तर राज्य में, तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले आ जाओ आसाम, ठीक, कौन सा आ जाओ, आसाम। तो ये आसाम है, ये आसाम का आ जाएगा 14, आसाम भी 14, ठीक। अब इधर पूर्वोत्तर राज्यों में आपका क्या चीज, त्रिपुरा,
मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सब 2-2, त्रिपुरा 2, मिजोरम 2, मणिपुर 2, अरुणाचल प्रदेश 2। ठीक, ओके, त्रिपुरा 2, मणिपुर 2, मिजोरम 2, अरुणाचल प्रदेश 2। अब बाकी जितना बच गया कौन कौन? नागालैंड, ठीक, उसके बाद सिक्किम, मेघालय, ये एक एक, ये एक एक। ठीक, ओके, क्लियर? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश 2-2। अब बाकी जो बच गया वो एक एक। कौन कौन बच गया? आपका बच गया नागालैंड, मेघालय और सिक्किम, एक एक। ठीक है, क्लियर? और असम 14। ठीक है, क्लियर? ठीक, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश 4, ठीक, हिमाचल प्रदेश 4, पंजाब 13, हरियाणा 10, राजस्थान 25, गुजरात 26, महाराष्ट्र 48, गोवा 2, कर्नाटक 28, केरला 20, ठीक, 39 तमिलनाडु, 25 आंध्र प्रदेश, 17 तेलंगाना, 21 उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल 42, फिर उसके बाद एमपी 29, सीजी 11, झारखंड 14, बिहार 40, ठीक, यूपी 80 एंड या 78 और उत्तराखंड 5। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पूर्वोत्तर राज्यों में। तो पूर्वोत्तर राज्यों में तेरा मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश 2-2 और उसके बाद असम 14 और बाकी जो बच गया एक एक, बाकी जो बच गया एक एक हो गए। ठीक है, तो ये आपके क्या चीज है? स्टेट वाइज लोकसभा सीट। अब आ जाओ क्या चीज? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले आ जाओ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को बांटा गया है किसमें? भी लद्दाख में बांटा गया है। तो जम्मू कश्मीर में जब लद्दाख नहीं बटा था तो 6 सीटें थी। कितनी थी? 6। तो अब जम्मू कश्मीर हो गया है 5 और एक दिया गया है लद्दाख को, एक दिया गया है लद्दाख को। तो लद्दाख को दिया गया है 1 सीट। ठीक है, लद्दाख को दिया गया है 1 सीट दिया गया है। जम्मू कश्मीर 5 रखे हैं और लद्दाख को 1 लोकसभा की सीट मिली है। ठीक है, क्लियर? ऐसे बांटे हैं, क्लियर? और बाकी केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का 7, दिल्ली, ये हो गई आपकी दिल्ली। ये आ गई दिल्ली। तो दिल्ली का रख दिए हैं 7, ठीक, दिल्ली 7 है। ठीक, और उसके बाद दादर नागर हवेली, ठीक है, और क्या बोलते हैं दमन दीव, दोनों को एक कर दिया गया है। तो दोनों में एक एक सीट थी, तो अब हो गई है ये 2 सीट। तो दादर नागर हवेली आपकी 2 सीट हो गई, दिल्ली हो गई 7 और उसके बाद जितने बच गए सब एक एक। तो कौन कौन सा बच गया? एक बच गया आपका अंडमान निकोबार, एक, ठीक, एक बच गया आपका लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का एक बच गया आपका चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का एक, ठीक है ना, क्लियर? ओके, और कौन सा बच गया? एक बच गया पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी का एक। ठीक, सिर्फ जम्मू कश्मीर 5 और उसके बाद तुम्हारा लद्दाख 1, दिल्ली 7, ठीक, और दमन द्वीप और दादर नागर हवेली दोनों मिलाकर के हो गए 2 और बाकी जितने बच गए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, ये सब एक एक। क्लियर? और ये हो गया टोटल आपका क्या चीज? लोकसभा सीट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज। ठीक है, क्लियर? पूछता है ये क्रम वाइज, उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो, ठीक है, तो फिर अब अपन क्या करें? लोकसभा सदस्य निर्वाचन योग्यता और उसका कार्यकाल। ठीक है, चलो देखो लोकसभा सदस्य, ठीक, तो देखो मैंने आपको शुरू में अभी पहले बताया था कि लोकसभा का निर्वाचन, ठीक, एक तो 5 साल लेना है, ठीक, और उपसदस्य कैसे होता है उसका निर्वाचन? तो उसका निर्वाचन होता है आपका प्रत्यक्ष रूप से। तो अगर क्वेश्चन 2 प्रकार से, पहला कि लोकसभा का निर्वाचन क्या मतलब कैसे होता है? तो कैसे? प्रत्यक्ष। और लोकसभा का कार्यकाल कितना? तो 5 साल। सेम वैसे ही यहां पर भी अगर क्वेश्चन करता है तो पहले आ जाओ निर्वाचन। ठीक है, तो लोकसभा सदस्य का निर्वाचन जो होता है वो होता है कैसा? वो होता है प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा। किसके द्वारा? जनता द्वारा। ठीक, ओके, क्लियर? फिर उसके बाद कार्यकाल। तो कार्यकाल होता है इसका कितना? इसका कार्यकाल होता है
5 साल। ठीक, कितना? 5 साल। अब इसके बाद आती है इसकी योग्यता। तो देखो योग्यता, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य की योग्यता में सबसे पहले कि भारत का नागरिक, ठीक, कहां का? भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। चौथा, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, क्लियर। तो सामान्य है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 25 वर्ष होना चाहिए या उससे अधिक भी चलेगा, और तीसरा है आपका लाभ का पद। देखो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 102, ठीक है, कौन सा? 102 नंबर का, 102 नंबर का आर्टिकल बोलता है लाभ का पद, ठीक, और 103 नंबर का आर्टिकल बोलता है लाभ के पद का निर्धारण। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर लाभ का पद क्या है, किसको बोलते हैं, ठीक, इसके बारे में एकदम एक्चुअल कंफर्मेशन नहीं है कि किसको बोलेंगे लाभ का पद। सामान्यतः राज्यपाल के पद को लाभ का पद नहीं बोलते, उपराष्ट्रपति के पद को लाभ का पद नहीं बोलते, मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं बोलते, मगर और भी जितने पद हैं उनमें से कौन सा ऐसा और पद है जिसे लाभ का पद कहा जाएगा, ये बताया गया 102 में। और 103 में बोला है कि लाभ के पद का निर्धारण। तो भारत में लाभ के पद का निर्धारण करेगा राष्ट्रपति, और वो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? लाभ के पद का निर्धारण किया जाएगा। इसको कौन डिसाइड करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, क्लियर। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और पागल और दिवालिया ना हो, क्योंकि कोई पागल व्यक्ति संसद में पहुंच गया तो संसद का क्या हाल होगा। ठीक, और उसके बाद आ जाओ, इसमें आ जाएगा आपका शपथ, ठीक है ना। शपथ के साथ साथ उसका यहां पर आ जाएगा शपथ, ठीक, ओके। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ, ठीक, जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, कौन? नवनिर्वाचित सदस्य। नवनिर्वाचित सदस्य कहने का मतलब कि हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होगा, और 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो उसके बाद जो सदस्य चुन करके आएंगे, चाहे वो पुराने हो चाहे वो कोई भी हो, तो वो 5 साल के बाद एक नया ही सेशन होगा, नया ही क्या होंगे? सदस्य होंगे वो। तो 5 साल के बाद जब चुनाव हो और उसके बाद जो सदस्य चुन करके आते हैं उन्हीं को कहा जाता है नवनिर्वाचित सदस्य। और लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक, क्लियर। इस प्रोटेम स्पीकर के बारे में संविधान में कोई इसकी कोई योग्यता कुछ नहीं रखी गई है, क्लियर। सिर्फ कहा गया है कि प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? इसको शपथ दिलाएगा, ठीक है ना, क्लियर। क्या है, जब संविधान बना था, तो मतलब जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तब यहां पर हमने एक अस्थायी अध्यक्ष चुना था। कौन थे वो? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, अब वही अस्थायी अध्यक्ष सब क्या हो गया? बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटेम स्पीकर में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। थोड़ा सा इसको यहां पर ध्यान देना कि यहां पर मैं लिखा हूं नवनिर्वाचित सदस्य, ठीक है। मान लो जब चुनाव हो गया और जब सब सदस्य लोग आए, ठीक है, क्लियर, तो टोटल सदस्य कितने चुन करके आए? 543। ठीक, मान लो जिस दिन शपथ समारोह है उस दिन कुछ लोग, मान लो 540 लोग शपथ लिए। कितने? 540 लोग शपथ लिए। 3 लोग किसी कारणवश या देश में अचानक, या उनके यहाँ कोई फैमिली मैटर हो गया, या उनके यहाँ शादी है, या कुछ भी है, जिस दिन शपथ समारोह मतलब कुछ भी उनके यहाँ कारण है, तो मान लो 3 लोग शपथ नहीं ले पाए जब प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला रहा था, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देगा तो उसके बाद जस्ट तुरंत बाद क्या हो जाता है कि एक परमानेंट अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, परमानेंट स्पीकर चुन लिया जाएगा, मतलब वो हो जाएगा स्थायी अध्यक्ष, ठीक है।
अब मान लो प्रोटेम स्पीकर ने 540 लोग को शपथ दिला दिया और उसके बाद फिर हमने नया स्पीकर चुन लिया और कार्यवाही शुरू हो गई। 15 दिन के बाद वो 3 सदस्य संसद में एंट्री किए जिन्होंने शुरू में शपथ नहीं लिया था। तो 15 दिन के बाद या कभी भी, ठीक, कभी भी अगर वो एंट्री करेंगे तो उनको भी शपथ लेना पड़ेगा। तब वहां पर उनको शपथ कौन दिलाएगा? तब वहां पर उनको शपथ स्पीकर ही दिलाएगा। अभी हाल ही में, ठीक, चुनाव जो हुए जिसमें बंगाल की अभिनेत्री चुनी गई थी मगर उनकी शादी थी, तो शादी के कारण वो शपथ समारोह में नहीं जा पाई। जब वो दोबारा गई तो वहां पर उनको ओम बिड़ला ने क्या दिलाया? शपथ दिलाया। तो प्रोटेम स्पीकर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए बनता है जब नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। और जब कोई सदस्य शपथ नहीं ले पाता और बाद में जब आता है तो उसको शपथ वो परमानेंट स्पीकर दिलाएगा, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष दिलाएगा। ठीक है, क्लियर? ये याद रखना। इसी कारण सिर्फ और सिर्फ प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद प्रोटेम स्पीकर तो क्या है? तो देखो, पहली बात तो यह है कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक, ना ही इसकी योग्यता के बारे में कहा गया है, ठीक, ना ही इसका कार्यकाल, मतलब कुछ भी नहीं कहा है। क्लियर? ठीक, मगर फिर भी, ठीक, और ना ही इसके निर्वाचन के बारे में कहा गया है कि ये कैसे चुना जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की योग्यता के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ वही रहता है प्रोटेम स्पीकर या तो सबसे ज्यादा अनुभवी हो, सबसे अनुभवी और बुजुर्ग, ठीक, मतलब सबसे ज्यादा उम्र वाला हो। बुजुर्ग कहने का मतलब सबसे ज्यादा उम्र, सीनियर हो, एकदम सीनियर हो। ठीक, क्लियर? वो एक सामान्यता योग्यता। दूसरा, इसका कार्यकाल सिर्फ एक दिन का, सिर्फ एक दिन का रहता है और सिर्फ क्या कार्य है इसका कि नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या दिलाना? शपथ दिलाना। ठीक, अब इसको चुना कैसे जाता है? तो चूंकि ये खुद ऑलरेडी सदस्य रहता है, मतलब चुना हुआ व्यक्ति रहता है, जनता के द्वारा ही चुना गया व्यक्ति रहता है, मगर फिर भी क्या होता है कि किसी एक को क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। जरूरी नहीं है वो प्रोटेम स्पीकर उसी का ही पार्टी का हो, उसी दल का ही हो जिसकी सरकार बनी है, वो विपक्ष का भी हो सकता है, वो विपक्ष का भी हो सकता है। ठीक है, और ये प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? तो प्रोटेम स्पीकर को इसका निर्वाचन नहीं होता, पहली बात, ये ऑलरेडी सदस्य बना रहता है। इसको चुनता है कौन? राष्ट्रपति द्वारा। क्या किया जाता है? इसको चुना जाता है। कौन चुनता है इसको? राष्ट्रपति। ठीक है ना, वो विपक्ष का भी हो सकता है और जिसकी सरकार है उसका भी हो सकता है। ये कोई यहाँ पर नहीं लिखा गया कि नहीं जिसकी सरकार बनी है उसी का ही व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि सबसे अनुभवी हो और उम्र वाला हो, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति हो, ज्यादा उम्र वाला हो। ठीक है ना, क्लियर? और दूसरा, इसको सिर्फ एक दिन के लिए चुना जाता है और इसका कार्य है केवल नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। इसको कौन चुनेगा? राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, क्लियर? इतना याद रखना है किसके बारे में? प्रोटेम स्पीकर के बारे में। अब आ जाओ मेन स्पीकर। ठीक है ना, तो पहला लिखो निर्वाचन। तो निर्वाचन ऐसा है कि इसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्य द्वारा। ठीक, लोकसभा के सदस्य द्वारा क्या होता है? इसका निर्वाचन होता है। ये इसको यह शपथ नहीं लेता क्योंकि ये ऑलरेडी लोकसभा का सदस्य बनने का शपथ ले चुका होता है, तो इसको शपथ कोई नहीं दिलाता। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, ऑप्शन में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एंड नन ऑफ दिस, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शपथ ले चुका होता है लोकसभा के सदस्य का। ठीक है ना, तो शपथ इसको कोई नहीं दिलाता। इसका कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल भी वही रहेगा जो ऑलरेडी बाकी सदस्यों का है। तो कितना कार्यकाल?
शपथ ग्रहण से 5 साल तक। ठीक, क्लियर। इसकी योग्यता, तो इसकी योग्यता वही है जो इसकी लोकसभा सदस्य बनने की है। ठीक, तो योग्यता भी इसकी सेम। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता, ये याद रखना है कि यह शपथ नहीं लेता है, क्योंकि ऑलरेडी ये शपथ ले चुका होता है। ठीक है, क्लियर, ओके। ठीक, इसके बाद इसके कार्य में, ठीक है, ओके, तो इसका बहुत कार्य है, इसका कार्य बहुत है, ठीक है ना, अध्यक्ष का कार्य बहुत है, क्लियर। ठीक, तो इसका कार्य, तो इसका पहला कार्य यह है कि लोकसभा की बैठक बुलाना, ठीक, बैठक बुलाना, मगर किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर। ठीक, बैठक की तिथि निर्धारित करना, तिथि, समय, ठीक, ठीक, विषय निर्धारित करना, ठीक, सदस्यों को चर्चा की अनुमति देना, विधेयक या प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देना, ठीक, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करना, ठीक, क्लियर, ओके। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, यह निर्धारित करना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि कोई विधेयक धन या विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। उसके बाद इसको संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक, मतदान की अनुमति प्रदान करता है। ओके, क्लियर, ठीक। तो ऑलरेडी इसके बहुत सारे काम हैं। फिर उसके बाद कोई सदस्य अगर किसी बात पे चर्चा करना चाहता है या कोई प्रस्ताव पेश करना चाहता है तो उसके लिए भी वो अनुमति देता है। ठीक, समय समय पर ये क्या करता है? इसका एक और काम कि यह लोकसभा की कार्यवाही को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है, मतलब पोस्टपोन्ड कर सकता है। याद रखना, यहां स्थगित लिखा हूं मैं। स्थगित मतलब होता है कि कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोक देना। तो लोकसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? ये रोक सकता है, ठीक है ना, मगर विघटित या भंग नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? 1 घंटे का ब्रेक, 2 घंटे का ब्रेक, या ज्यादा हल्ला हो रहा है तो रोक देगा, नहीं अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, इस बाद में चर्चा करेंगे। तो इस टाइप का क्या कर सकते हैं ये कि लोकसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक सकता है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट काम कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है,
क्लियर, ओके। है तो और बहुत सारे काम। उसके बाद यह लोकसभा व राष्ट्रपति के मध्य पुल का काम करता है, मतलब ब्रिज का। क्यों? क्योंकि संसद 3 से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और मेन कार्यपालिका कहाँ बैठती है? लोकसभा में बैठती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी काम होता है, वो लोकसभा में किया जाता है मेन मुख्य रूप से। तो ये क्या करता है कि जो भी सूचनाएं है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। तो क्या काम करता है? एक ब्रिज का काम करता है ये। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, ठीक, जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं, किसको? उपराष्ट्रपति को जब अपना इस्तीफा सौंप देते हैं तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको बताता है? सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को ही बताता है वो, ठीक है। जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है, याद रखना, ठीक है। तो ये सब काम है किसके? लोकसभा अध्यक्ष के। बैठक बुलाना, तिथि निर्धारित करना, विषय निर्धारित करना, चर्चा के लिए अनुमति देना, मतदान की अनुमति देना, किसी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति और लोकसभा के मध्य ब्रिज का काम करता है। जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंप देता है तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति किसको बताता है? लोकसभा अध्यक्ष को बताता है। तो इतना याद रखना है आपको किसके बारे में? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। क्लियर, ओके। चलो देखो, अब आ जाओ लोकसभा उपाध्यक्ष। निर्वाचन इसका भी सेम, कैसा? अप्रत्यक्ष, लोकसभा सदस्यों में से ही। शपथ ये भी नहीं लेता, ठीक है ना। कार्यकाल सेम वही, कितना? 5 साल। और कार्य ये क्या करेगा? जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तब क्या करेगा? अध्यक्ष का कार्य करेगा ये, ठीक है ना। क्लियर। 1967 के बाद से क्या हुआ है कि लोकसभा जो उपाध्यक्ष होता है वो सामान्यतः विपक्ष पार्टी का ही कोई व्यक्ति बनता है 1967 के बाद से, ठीक है ना। सामान्यतः उन्हीं को ही दे दिया जाता है ये उपाध्यक्ष का पद, ठीक। क्लियर, ओके। तो क्या है ये कि पहला अप्रत्यक्ष होता है इसका निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों में से चुना जाता है, शपथ नहीं लेता, कार्यकाल 5 साल, कार्य अध्यक्ष की उपस्थित ना होने पर अध्यक्ष का। अब आ जाओ लोकसभा का सत्र। तो देखो, लोकसभा का सत्र या जिसको संसद का सत्र बोल सकते हैं, 3 होता है। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। सामान्यतः एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच 6 महीने का गैप होता है। कितने महीने का? 6 माह का क्या होता है? गैप रहता है, ठीक है ना। तो अधिकतम 3 सत्र होते हैं। क्लियर, ठीक, इतना याद रखना। फिर उसके बाद विविध। तो विविध में यह है कि सबसे अधिक अगर अपन क्वेश्चन देखेंगे तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा से ही क्या होते हैं? कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्लियर, ठीक। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एकदम इजी वे में क्वेश्चन पूछ देता है ये, ठीक है, ओके। तो लोकसभा के अध्यक्ष को या उसके उपाध्यक्ष को या उसके सदस्यों के बारे में, ठीक है ना, सामान्यतः एकदम या तो ऊपरी ऊपर क्वेश्चन आएगा और या तो क्वेश्चन डीप जाता है, ठीक है। क्लियर, ओके। यहां पर एक चीज है कि आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है, उनकी नियुक्ति युक्ति के बारे में, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ठीक। क्लियर,
ओके, ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, किसका, लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है ना, ओके। और बाकी सब काम तो आपको मैं बता दिया हूँ। इतना याद रखना है आपको किसके बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के बारे में, ठीक है, क्लियर। और बाकी फिर इसके कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ओके, ताकि वहां से भी और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में आपको क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लोकसभा का एमसीक्यू रहेगा और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, ठीक। एमसीक्यू को अच्छे से देखना क्योंकि ये संविधान ऐसा है कि हमें अभी लग तो जरूर रहा होगा कि हमने पढ़ा है, मगर जब क्वेश्चन बनाओ तब पता चलता है कि हाँ वास्तविकता क्या है। तो इसके एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट पर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट्स में जरूर बताओ, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।